नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी G7 समिट के लिए पहुंचे फ्रांस के एवान और लगातार 13वीं बार सम्मेलन में वो हिस्सा ले रहे हैं। तो विश्व नेताओं से अहम द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एवान ले बेन्स शहर पहुंच गए हैं। ये उनके दो देशों के दौरे का तीसरा और अंतिम चरण है। फ्रांस की मेजबानी में आयोजित 92वें G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ भारत समेत कई साझेदार देशों के प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार 13वीं बार साझेदार देश के नेता के रूप में इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रिबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी विषय पर आयोजित विशेष सत्र में भी हिस्सा लेंगे, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू राजनीतिक चुनौतियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी प्रस्तावित हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक दक्षिण के देशों की आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे। G7 सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया यूक्रेन संकट, पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना कर रही है। ऐसे में भारत की भूमिका और प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। एवान पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और अब दुनिया की निगाहें सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं और फैसलों पर टिकी हुई हैं। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, विश्व नेताओं से अहम द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा दौरा है दोनों देशों के लिए और वैश्विक मुद्दों पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले अगर जी समिट की अगर बात करें तब से लेके अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, चाहे रक्षा के लिए हो, चाहे परमाणु चीजों को लेके हो, चाहे पर्यावरण को लेके हो। ये चीजें क्यों आगे नहीं बढ़ी? क्या इसको बहुत से जोड़ा जाए? यूक्रेन रूस के वार हो रहा है और अभी ये जो हाल फिलहाल में जो वार हुआ, क्या इन सबसे निजात क्या विश्व बिरादरी इसको कर पाएगी? क्योंकि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इन सब चीजों को इतर अगर हम देखें कि भारतीय हित में ये मुलाकात, ये समिट कितनी उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि हम तो इसी पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। इसको लेकर दो तीन चीजें सामने हैं। पहला तो ये है, जिस तरीके से हमारी विदेश नीति को लेके जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं वो हमसे छिटक गई हैं, तो ऐसे में फ्रांस क्या हमारे साथ उसी तरीके से एक गर्मजोशी के साथ में वैश्विक मुद्दों पर हमारी बात मानेगा, या उनके साथ में जो पिछले 4-5 सालों में 20 से 22 करार हुए हैं परमाणु से लेके और कई सारी चीजें ऐसे, क्या उन चीजों पे हमारी बात को तवज्जो आगे भी दिया जाएगा, या फिर चाइना या अमेरिका के दबाव में आके फ्रांस भी हमसे दूर हटता हुआ दिखाई देगा? इन सब चीजों को एडजस्ट करने के लिए और एक मंच पे बनाए रखने के लिए ये मीटिंग मुझे लग रहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों देशों के लिए होने वाली है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे कार्यकाल में इस बात के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं कि विदेशों के साथ जो भारत के संबंध है वो बहुत व्यापक स्तर पर बहुत मजबूत यहाँ पर हुए हैं जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक। और विश्व पटल पर भारत की जो भूमिका है उसमें भी बहुत बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है। ऐसे में जिस तरीके से अब तमाम देशों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होने जा रही है, G7 में वो हिस्सा भी ले रहे हैं, फ्रांस के साथ भी रिश्ते मजबूत होने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। कैसे क्या माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वही कारनामा करने में सफल होंगे जो जिसके लिए वो अभी तक प्रसिद्ध हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो इसलिए जरूरत है कि अगर हम पिछले 5-6 सालों के विदेशी दौरों और विदेशी करारों और विदेशी संबंधों की अगर हम बात करें तो उसमें कई ऐसी कमियां खामियां आपको सामने दिखाई देंगी। पहला तो ये, अमेरिका के साथ में जिस तरीके से हमारे रिश्ते इस समय है ऐसे कभी नहीं रहे।
अभी आपको पता हुआ कि जलीय क्षेत्र में हमारे 3 शिपों के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से अटैक करा है, 3 नाविकों की उन्होंने मर्डर करा है और हमारी तरफ से कंडेम नहीं किया गया है और कोई प्रतिक्रिया हमारी तरफ से नहीं दी गई है। और वही अमेरिका रूस से हमारे जो पारंपरिक बड़े रिश्ते रहते थे उसमें भी वैश्विक स्तर पर जब हम तेल की खरीद फरोख्त करते हैं उस पर भी रोक लगी है। और इस तरीके से चाइना हमसे हमारी दोस्ती कैसे उनके साथ में जग जाहिर है। पाकिस्तान और कई ऐसे जो कंट्रियां हैं जिनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन हाल के दिनों में वो संबंध कहीं ना कहीं पटरी से उतरे हैं। उनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। और दूसरा ये, जब रिफॉर्म करने की बात आ जाती है तो उसको कैसे किया जाएगा, किन चीजों के साथ में बढ़ाया जाएगा, इसमें फ्रांस हमारी बहुत महती भूमिका अदा कर सकता है। और ये बात जग जाहिर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी के जो एक वैश्विक रिश्ते हैं और जो पारंपरिक जो रिश्ते रहे उससे इतर उनकी जो बॉन्डिंग है, जो दोस्ती है, वो भी बहुत बेहतरीन है। तो ऐसे में जो ज्यादा से ज्यादा करार हमारे प्रति होने चाहिए, हमारे देश के हित में होने चाहिए, इसकी उम्मीद पूरा भारत लगाए बैठा हुआ है। क्योंकि देखा जाए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कई ऐसी चीजें हैं, चाहे खाद्य हो, चाहे बीज हो, चाहे एक नई एक प्रजाति की गन्ना की एक सीड्स हो, तो उसको आदान प्रदान हम लोग काफी समय से फ्रांस के साथ में करते रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा है, जो हमें सैनिक वेपन्स हमें चाहिए होती है, वो भी फ्रांस हमारा एक साझेदार रहा है लंबे समय से। तो ये रिश्ते स्टेबल रहे, ये कभी गड़बड़ाए ना। एक तो ये, और दूसरा इस समिट के आड़ में और इस समिट को एक मोहरा बना के और समिट की चीजों को फायदेमंद अपने पक्ष में करने के लिए दूसरी कंट्रियां भी, जैसे G7 में 7 कंट्रियां आ रही हैं, 2 हम छोड़ के, उसके अलावा 5 कंट्रियां और हैं, तो वो सब भी 5 हमारे पक्ष में रहें। तो इसको लेके मोदी जी का फोकस ज्यादा रहेगा। और दूसरा, अब हम भारत ये चाहेगा कि अगली मेजबानी जो है G7 की वो भारत करे, वो दिल्ली करे। इस पे भी सबसे पहले प्रस्ताव एक कर दिया जाएगा भारत की तरफ से। अब देखते हैं किन किन मुद्दों पे सहमति बनती है और जो उम्मीद भारत लगाए बैठा है, मोदी लगा के गए हैं, क्या वो सब पूरी होने वाली है? नहीं, ये मुझे लग रहा है कुछ ही समय के बाद में सब चीजें तस्वीर साफ हो जाएंगी। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार 13वीं बार आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं। वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। G7 समिट के लिए फ्रांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 13वीं बार सम्मेलन में वो हिस्सा ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राजौरी में रहस्यमयी विस्फोट में 4 जवान घायल हो गए। LOC के पास ये धमाका हुआ। घायलों का सैन्य अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। तो विस्फोट के कारणों की जांच में सेना जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पास हुए एक रहस्यमयी विस्फोट में भारतीय सेना के 4 जवान घायल हो गए। ये घटना संवेदनशील सीमा क्षेत्र में हुई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में सतर्कता बढ़ा दी गई। तो घायलों को तुरंत नजदीकी सैन्य अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सभी जवानों की हालत स्थिर बताई जा रही है। विस्फोट के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है और सेना ने पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। तो घटना के बाद क्षेत्र में तलाशी अभियान भी चलाया गया और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार जवान नियमित ड्यूटी के दौरान इलाके में मौजूद थे, तभी अचानक ये विस्फोट हुआ। सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि विस्फोट किसी पुराने बारूदी सुरंग, IED या किसी अन्य कारण से हुआ। फिलहाल अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। सीमा पर लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है और पूरे घटनाक्रम पर सेना की नजर बनी हुई है। इस घटना के बाद LOC से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की गतिविधियां और बढ़ा दी गई हैं। मामले की जांच जारी है और आने वाले समय में इसके कारणों को लेकर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात में 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ओमान तट के पास अमेरिकी कार्रवाई में भारतीय नाविकों की मौत के बाद केंद्र सरकार की चुप्पी चिंताजनक है और इस मामले में भारत को अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट और मजबूत संदेश देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि घटना के बाद अमेरिका की ओर से न तो खेद व्यक्त किया गया और न ही माफी मांगी गई, बल्कि चेतावनी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होने वाली बातचीत में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाना चाहिए और मृतक भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए।
चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार के रुख पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा ये मुद्दा सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है और सरकार से अधिक सख्त कूटनीतिक रुख अपनाने की मांग की है। ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात होने जा रही है। ऐसे में विपक्ष की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस संवेदनशील मुद्दे को अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने उठाते हैं या फिर नहीं। वहीं नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक और नकल के मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA की सिफारिश पर लिया गया है। दरअसल जांच एजेंसियों को आशंका थी कि कुछ गिरोह टेलीग्राम के जरिए फर्जी प्रश्न पत्र, उत्तर और परीक्षा से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाकर अभ्यर्थियों को ठग रहे हैं। ऐसे में 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत यह आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि यह कदम पूरी तरह अस्थायी है और परीक्षा की निष्पक्षता तथा लाखों छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पेपर लीक और नकल माफियाओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि टेलीग्राम के कुछ फीचर्स पर 30 जून तक अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर कुछ संगठनों और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने सवाल भी उठाए हैं। फिलहाल सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से अपनी हार को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी हार को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है और चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की है। भवानीपुर सीट पर भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज की थी। ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाती रही है और इससे पहले भी उन्होंने चुनाव में अनियमितताओं, साथ ही मतगणना प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब उन्होंने कानूनी लड़ाई का रास्ता अपनाते हुए हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी है। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि भवानीपुर सीट ममता बनर्जी का पारंपरिक गढ़ मानी जाती है। याचिका में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं और अदालत से मामले की सुनवाई कर उचित आदेश जारी करने की मांग की गई। वहीं इस मामले ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है और सत्तारूढ़ भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अब सभी की निगाहें कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई और उसके फैसले पर टिकी हुई हैं। वहीं अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच चंपत राय के पूर्व ड्राइवर और करीबी सहयोगी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने के आरोपों और SIT जांच के दायरे में आने के बाद टिन्नू यादव ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। टिन्नू यादव का नाम उस समय सुर्खियों में आया जब राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों को लेकर गठित विशेष जांच दल ने उनसे जुड़े मामलों की भी पड़ताल शुरू की। आरोप है कि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले टिन्नू यादव ने पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है। हालांकि उनके करीबी और पड़ोसियों का कहना है कि उनका व्यवहार हमेशा सामान्य और सहयोगी रहा है। दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगातार मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पहले ही किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता से इंकार कर चुके हैं। अब SIT की जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जिसके बाद ही इन आरोपों की सच्चाई सामने आ सकेगी। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के भीतर संभावित बगावत की अटकलों के बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर से चलाए जा रहे कथित ऑपरेशन टाइगर के तहत उद्धव गुट के कई सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 से 7 सांसदों के शिंदे गुट में संपर्क के होने की चर्चाएं तेज है, जिससे उद्धव ठाकरे की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं और जनप्रतिनिधियों को एकजुट रखने के लिए 22 जून को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जो महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र से पहले दिन आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सभी विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल होंगे। इससे पहले भी मातोश्री में सांसदों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पार्टी की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई थी। वहीं शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने संकेत दिए हैं कि ऑपरेशन टाइगर अभी समाप्त नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कर्नाटक की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने RSS की कानूनी स्थिति, फंडिंग और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठाए हैं। प्रियांक खड़गे ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर संगठन के पंजीकरण, आय के स्रोत, खर्च, संपत्तियों
और कर भुगतान से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि इतने बड़े स्तर पर काम करने वाले किसी भी संगठन को पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही के दायरे में होना चाहिए। प्रियांक खड़गे ने यह भी कहा कि कर्नाटक में आरएसएस की हजारों शाखाएं और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक गतिविधियां संचालित होती हैं। ऐसे में इसके कानूनी स्वरूप और वित्तीय व्यवस्था को लेकर स्पष्टता जरूरी है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इन सवालों को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि संगठन को किसी सरकारी फंड की जरूरत नहीं पड़ती और पिछले 100 वर्षों में कभी भी इसके पंजीकरण की आवश्यकता नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि आरएसएस का संविधान पहले ही सरकार को सौंपा जा चुका है और संगठन की गतिविधियां पूरी तरह खुली और सार्वजनिक है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और कांग्रेस भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में आरएसएस की कानूनी स्थिति और पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। तो देश में कफ सिरप और अन्य सिरप आधारित दवाओं की बिक्री को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन करते हुए सिरप को शेड्यूल के की छूट से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही अब कफ सिरप समेत सभी सिरप आधारित दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिल सकेंगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पहले शेड्यूल के तहत कुछ दवाओं को विशेष छूट प्राप्त थी, जिसके चलते कई क्षेत्रों में कफ सिरप और अन्य सिरप आसानी से बिना पर्ची के उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन नए नियमों के बाद अब इन दवाओं की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोरों के जरिए और डॉक्टर के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकेंगी। वहीं भारतीय नौसेना के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय अब खत्म हो गया है। करीब 55 वर्षों तक देश की समुद्री सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले सी किंग 42B हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को आधिकारिक रूप से सेवा से विदाई दे दी गई है। भारतीय नौसेना ने अपने प्रतिष्ठित INS 330 स्क्वाड्रन, जिसे हार्पून्स के नाम से भी जाना जाता है, को नंबर प्लेट करते हुए इस ऐतिहासिक हेलीकॉप्टर बेड़े को रिटायर कर दिया। वर्ष 1971 में शुरू हुए इस स्क्वाड्रन ने युद्ध से लेकर समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी अभियानों, खोज और बचाव अभियानों समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया। सी किंग 42B हेलीकॉप्टरों को उनकी बहुउद्देशीय क्षमता के कारण भारतीय नौसेना की सबसे ताकतवर हवाई संपत्तियों में गिना जाता था। इन हेलीकॉप्टरों ने कई दशकों तक विमान वाहक पोतों और युद्ध पोतों से संचालन करते हुए देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में अहम योगदान दिया। वहीं पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह से निपटने के लिए सीरिया अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकता है और इजराइल को सैन्य कार्रवाई में संयम बरतना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से बेरूत पर हुए हमलों और नागरिकों के बढ़ते नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। ट्रंप का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई अधिक लक्षित और सीमित होनी चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति प्रयास प्रभावित न हो। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता के जरिए क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिशें चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इजराइल की हालिया सैन्य कार्रवाई को लेकर असंतोष जताया है और कहा है कि इससे शांति समझौते की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सीरिया की मौजूदा व्यवस्था हिजबुल्लाह के प्रभाव को सीमित करने में मददगार साबित हो सकती है। वहीं इजराइल ने स्पष्ट किया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगा और हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। ट्रंप के इस बयान के बाद एक बार फिर पश्चिम एशिया की जटिल परिस्थितियों और अमेरिका इजराइल संबंधों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं चीन के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित चिंगहाई प्रांत में मंगलवार को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 से 6.4 के बीच दर्ज की गई। भूकंप स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 5:06 पर आया, जिसका केंद्र हाइक्सी क्षेत्र में जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। तेज झटकों के कारण इलाके में लोगों के बीच दहशत फैल गई और कई लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार किसी बड़े नुकसान या जनहानि की तत्काल कोई सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्य भूकंप के बाद करीब 5 की तीव्रता के कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जिससे लोगों में भय का माहौल बना रहा। वहीं उत्तर भारत में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक की गतिविधियों के चलते तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ 18 जून से सक्रिय होगा, जबकि फिलहाल कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 5 दिनों तक कई इलाकों में आंधी और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है।
तेज हवाओं के साथ गरज चमक और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और लोगों को लू से राहत मिलेगी। वहीं मानसून भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और आने वाले दिनों में इसके आगे बढ़ने की स्थिति अनुकूल बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।